हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं गोविंद पारिक का पेज नंबर 21, है ना। अब तक हम लोगों के 20 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। आप इससे पहले वाले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आज जो है, आज सब बहुत इम्पोर्टेंट पेज है ना। ये सभी पेज इम्पोर्टेंट है वैसे तो, पर असमरी जो है वो फेवरेट टॉपिक होता है सर्जरी का ना। सुश्रुत ने असमरी के लक्षण बताए हैं, तो हर एक के अलग अलग बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने किसके अनुसार लक्षण बताए? सुश्रुत के अनुसार। कफा जसमरी का सुश्रुत बोलते हैं कुट आंग प्रतिका, मतलब जो मुर्गे का अंड रहता है उसके समान दिखेगी, मधुक पुष्प वर्णा। जबकि माधव निदान ने कुछ अलग बताया है। माधव निदान ने कफा जसमरी में मधुवर्णी तथा सीतावर्णी बोला है ना। माधव निदान ने कफा जसमरी को मधुवर्णी और सीतावर्णी बोला। अभी आप पढ़ लीजिए, मैं इसकी ट्रिक आपको बताऊंगी। पित्ता जसमरी को आपके सुश्रुत का क्या बोलते हैं? भल्लातक आस्थि के समान और मधुवर्णी, है ना। इन्होंने मधुवर्णी कफज को बोला है, इन्होंने मधुवर्णी पित्तज को बोला है। माधव निदान ने भल्लातक अस्थि संस्थान के समान ही बताया है, मतलब भल्लातक अस्थि के समान ही बताया है। वाता जसमरी के लिए सुश्रुत बोलते हैं कदम्ब पुष्पवत्र या कंटक चिता, ठीक है। और माधव निदान ने कंटक वत बताया है। तो ये सिंपल है। अब इसका ट्रिक याद करिए। सबसे पहले तो रेफरेंस लिख लिए। सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 30 के 6 श्लोक से लिए गए हैं, ठीक है। अब जो है अपन कफ से शुरू करेंगे। तो कफ के लक्षण देखा जाए तो कफ कैसी होती है? श्वेत होती है, मोटा मोटा याद है, श्वेत होती है, स्निग्ध होती है ना, और महती, बड़ी रहेगी, ठीक है। कफा जसमरी कैसी रहेगी? बड़ी रहेगी। तो कैसा इन्होंने बोला है? सिंपल एक ट्रिक याद कर लीजिए। वात पित्त कफ तीनों की है। आपकी रहेगी केपी को अस्थि मिली, अंडा मिली हुई, अंडा मिली हुई, ठीक है। तो यहाँ में क्या है, यहाँ अपन पहले यदि वात देखें तो वात से केपी से आ जाएगा कदम्ब पुष्प, ठीक है, कदम्ब पुष्प, और को से आ जाएगा कंटक, ठीक है। तो कदम पुष्प और कंटक, ये किसका हो गया? वाता जसमरी के लक्षण हो गए। अस्थि मिली, अस्थि यानी भल्लातक अस्थि और मधुवर्ण, तो ये किसके हो गए? आपके पित्ता जसमरी के लक्षण हो गए। अंडा मिली हुई, अंडा मिली हुई से याद रखिएगा कुटकुट अंड प्रतिकाश और मधुक पुष्पवर्णी, ठीक है। ये किसके लिए आया है? कफज के लिए। तो आई थिंक आपको ट्रिक से पूरे जो सुश्रुत के हैं ना, जो सुश्रुत के सिम्टम है वो पूरे याद हो गए होंगे। इसमें कुछ भी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसी पित्तज वाली असमरी का स्वरूप देखे तो कैसे होगी? सारक्त होगी, है ना। कृष्ण वर्ण की भी हो सकती है, तो वही है ना। भल्लातक अस्थि कैसी रहती? काली रहेगी, मधुवर्णी रहेगी। और वाता जसमरी देखी जाए तो वाता जस में श्याव रहेगी, है ना, श्याम रहेगी, कदम पुष्प के समान, पारुस कंटक युक्त रहेगी, है ना। और कैसी रहेगी? विषम रहेगी और खर रहेगी। ये इनका स्वरूप बताया है, किसका? असमरियों का। ये स्वरूप हो गया। लक्षण याद कर लिए। केपी को अस्थि मिली अंडा मिली हुई, केपी को आ जाएगा कदम्ब पुष्प और कंटक वाता जसमरी, भल्लातक अस्थि और मधुवर्णा पित्ता जसमरी, कुटकुट कांग के समान और मधु पुष्पवर्णी कफा जसमरी। अब मधु और मधुक में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो याद रखना मधुक में का आ रहा है, तो ये किसका है? कफज का बताया है सुश्रुत ने। जबकि इसका अपोजिट मधुवर्णा माधव निदान ने आपको कफज में बताया है, और मधुवर्णा माधव निदान कफज में बोलते हैं, तो सुश्रुत किस में बोलेंगे? पित्तज में बोलेंगे। अब अष्टांग हृदय का और आप लिख लीजिए। माधव निदान ने बाकी ये तो सेम ही बताया है ना, भल्लातक अस्थि कंटकवती। तो आप मधु और मधुक वर्णा, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, इसलिए प्लीज़ इसको अच्छे से याद करिएगा, है ना। अब अष्टांग हृदय का भी लिख लीजिए, कई बार अष्टांग हृदय के क्वेश्चन आए हैं। अष्टांग हृदय ने कहाँ बताया है? निदान स्थान अध्याय 9 में असमरी का वर्णन किया है। तो ये वाता जसमरी को क्या बोलते हैं? वाता असमरी को कंटक युक्त बोलते हैं, है ना, कंटक युक्त बोलते हैं। पित्ता जसमरी को ये भल्लातक अस्थि के समान बोलते हैं, भल्लातक आस्थि के समान बोलते हैं। और कफा जसमरी को इन्होंने मधुवर्णा बताया है, ठीक है, मतलब माधव निदान के समान बताया है। जबकि मधुवर्णा जो ये हैं ये पित्तज में बोलते हैं, जबकि अष्टांग हृदय और माधव निदान दोनों देखा जाए तो मधुवर्णा किसको बोलते हैं? कफज में बोलते हैं। माई क्लियर? गिव मी अ थम्स अप प्लीज़ यदि आपको समझ आ रहा है तो। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो क्या है? आत्रव काल में मैथुन का परिणाम। यदि आप आत्रव काल में मैथुन करते हैं यदि हस्बैंड वाइफ, तो उसका क्या परिणाम होता है? तो फर्स्ट डे यदि मैथुन करेंगे
ठीक है। फर्स्ट डे इंटरकॉर्स हुआ, 4 डेज का रहता है। फर्स्ट डे इंटरकॉर्स हुआ तो क्या रहेगा, पुरुष की आयु का नाश होता है और बालक जन्म के ही मृत्यु, मतलब जो पुरुष कर रहा है, जो मेल है, वो भी उसका भी आयु का नाश होगा, बालक तो मृत्यु को। काश्यप ने क्या बोला है, काश्यप ने फल शून्य बताया, मतलब वात गर्भ, कुछ नहीं, गर्भ नहीं खेलेगा, वात हवा उधर रोग और हो जाएगा, फल शून्य रहेगा, है ना, कोई फल नहीं आएगा। सेकेंड डे यदि इंटरकॉर्स हो रहा है तो बालक का प्रसूता गृह में मृत्यु बताई है और काश्यप ने गर्भपात बताया है ना। ये इंपॉर्टेंट है, टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फल शून्य कब होता है, गर्भपात कब बताया है, तो ये जो टर्म है वो याद रखिएगा। थर्ड डे क्या बोला है इन्होंने, प्रसूता गृह में ही बालक की मृत्यु, इसमें सूतिका गृह मृत्यु सेम बता दिया। चौथे डे बालक दीर्घायु होता है, इनके अनुसार भी दीर्घायु होता है, ठीक है। तो काश्यप ने क्या बोला है, पहले दिन वात गर्भ, फल शून्य, दूसरे दिन गर्भपात, तीसरे दिन सूतिका गृह में मृत्यु, चौथे दिन दीर्घायु बताया है। अब जो है याद रखना, सुश्रुत क्या बोलते हैं, सुश्रुत ने फर्स्ट डे जो है मेल, मतलब जो मेल है वो मरेगा, सेकेंड डे बालक मरेगा, है ना, थर्ड डे वो प्रसूता गृह में मरेगा। एक और यहाँ जो जन्मते ही मृत्यु है ना, जन्मते ही मृत्यु आई थिंक सेकेंड डे में जाना चाहिए। आप इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, जो जन्मते ही मृत्यु है वो यहाँ नहीं है, यहाँ है अंतर्मृत गर्भ, आयुडी हो जाएगा, ठीक है, अंतर्मृत गर्भ। और जन्मतः मृत्यु किस में होगी, सेकेंड डे में, ठीक है, जन्म लेते ही मृत्यु हो जाएगी सेकेंड डे में, तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ, ठीक है। तो पहले दिन क्या रहेगा, मेल मरेगा और आयुडी होगी, सेकेंड दिन बालक आपका स्टिल बर्थ होगा, है ना, पैदा होते से मरेगा, तीसरे दिन प्रसूता गृह में मरेगा। तो ये सिंपल ट्रिक है जो आपको याद करना है, ठीक है। नर्स याद करते कैसे, तो याद रखना पहले दिन जो इंसान है, जो लड़का है, उसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो क्या है, कोष्ठ में दोषों की स्थिति, है ना, कोष्ठ में मृदु कोष्ठ कब कहेंगे, मध्यम कोष्ठ कब कहेंगे, कफ दोष का। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है क्रूर कोष्ठ का, है ना, बस बाकी तो आप लगा ही दोगे। तो देखो मृदु, सुश्रुत ने क्या बोला है, मृदु कोष्ठ पित्त बाहुल, मध्यम में समदोष रहेंगे, क्रूर कोष्ठ में वात और कफ बताया है, जबकि चरक और बाघवट ने वात बताया है, ठीक है। क्रूर कोष्ठ में वात बताया है चरक और बाघवट ने, ठीक है, जबकि बहुवात श्लेष्मा बताया है किसने, सुश्रुत ने। बस इसी पे क्वेश्चन आता है और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना, वात और कफ बताए सुश्रुत ने और वात अकेला चरक और बाघवट ने बताया। अगला जो टॉपिक है वो है सम्यक शुद्धि के लक्षण, है ना, किसका क्या, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार आए हैं ना, और बहुत कंफ्यूजिंग भी हैं, तो इसको प्लीज़ अच्छे से याद करिएगा। इसमें जो पहला है वो है वमन। अब वमन में क्या क्रम है ना, सुश्रुत क्या क्रम बताते हैं और चरक क्या क्रम बताते हैं। सबसे पहले तो इनका रेफरेंस लिख लीजिए, सुश्रुत चिकित्सा स्थान है ये, ठीक है, 33 चैप्टर सॉरी, और चरक सिद्धि स्थान पहले में बताया है, ठीक है, ये तो हो गया रेफरेंस। सुश्रुत बोलते हैं औसत, वमन करवा रहे हैं, सबसे पहले क्या निकलेगी, औसत, फिर निकलेगा कफ, फिर निकलेगा पित्त और फिर निकलेगी वायु। तो AKPV, ठीक है, AKPV से याद रखिएगा। तो औसत, कफ, पित्त और वायु, AKPV। और आपके चरक क्या बोलते हैं, चरक ने बोला है औसत कफ पित्त अनिल, है ना, कफ पित्त अनिल। तो औसत तो सब में रहेगी, कफ पित्त अनिल ये दोनों सेम बोलते हैं, है ना। चरक ने और सुश्रुत ने वमन के मैटर में सेम बताया है ना, KPV, ठीक। अब विरेचन इंपॉर्टेंट है। विरेचन में सुश्रुत क्या बोलते हैं, मूत्र, पुरीस, पित्त, औषध और कफ। तो याद रखना क्या है, सीक्वेंस क्या रहेगा, मूत्र, मूत्र के बाद निकलेगा पुरीस, है ना, पित्त, फिर औषध और फिर कफ ना। वायु नहीं है, इन्होंने वायु नहीं बताई है, तो MP पाक, ठीक है, पाक होने के बाद ही औसत होता है, तो MP पाक यानी मूत्र, पुरीस, पित्त, PP साथ में, पुरीस के बाद पित्त निकलेगा, फिर औसत और फिर कफ। तो MP पाक से आप याद रखिए विरेचन का, सुश्रुत का सीक्वेंस, और इसी पे क्वेश्चन आया है, विरेचन के सीक्वेंस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपके चरक ने क्या बोला है, मूत्र नहीं माना, पुरीस, पित्त, कफ और अनिल, इन्होंने औसत भी नहीं माना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चरक ने क्या बोला है, पुरीस, पित्त, कफ और अनिल, है ना, PPKV,
PPKV कौन बताते हैं? आपके चरक बताते हैं। मतलब पुरीस इन्होंने मूत्र नहीं माना और औसत भी नहीं माना, इनके अनुसार औसत नहीं निकलती, औसत पचने के बाद विरेचन बोलते हैं ये। तो पुरीस पित्त, कफ और अनिल बताया है, ठीक है। इन्होंने वात दोनों में बताया है, ठीक है। वात का निकलना वमन में भी बताया है, विरेचन में भी बताता है। जबकि सुश्रुत वमन में तो अनिल एंड में निकलती है, पर विरेचन में अनिल नहीं निकलती। विरेचन में एंड में क्या निकलेगा? कफ निकलेगा। एम आई क्लियर? इसके बाद सुश्रुत ने और चरक ने कारमुकता का प्रभाव, वमन द्रव्य जो हैं वो प्रभाव से काम करेंगे, ठीक है। वमन द्रव्य जो है वो प्रभाव से काम करेंगे, विरेचन द्रव्य जो है वो गुण से काम करते हैं। जबकि चरक क्या बोलते हैं? चरक बोलते हैं वमन विरेचन दोनों जो हैं वो प्रभाव से हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मतलब इस बोलते हैं बाहर से क्वेश्चन आया, वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वमन द्रव्य की कारमुकता सुश्रुत अनुसार, प्रभाव आपको याद रहेगा, गुण कौन करेगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विरेचन जो है वो गुण से काम करते हैं, वमन प्रभाव से, ऐसा सुश्रुत ने बोला। और दोनों प्रभाव से काम करते हैं, ऐसा कौन बोलते हैं? चरक बोलते हैं, ठीक है। पंचकर्म उपरांत परिहार काल, परिहार काल की बात करें तो चरक जो है दुगने समय तक परिहार काल बताया है, ठीक है। और सुश्रुत ने 1 मास या पुनः बलवान होने तक बताया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं इसमें कुछ ऐड कराना चाहती हूँ, ये जो कारमुकता है ये कहाँ बताई है ना? चरक ने जो कारमुकता द्रव्य है ये बताया है आपका सुश्रुत चिकित्सा स्थान, सुश्रुत ने चिकित्सा 33 में ही बताया है ना। और चरक ने कल्प स्थान में बताया है, चरक ने कल्प स्थान 1 में बताया है। तो सुश्रुत जो है वमन द्रव्य क्या बोलते हैं? प्रभाव से या स्वभाव से बाहर निकालते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है? जो वमन द्रव्य है उसमें कैसे क्या होगा? अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होते हैं, लघु गुण होते हैं, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यावयी और विकासी होते हैं। ये सिर्फ आप सुन लीजिए, टेन नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख भी नहीं रही हूँ, ठीक है, पर ये पता होना चाहिए। ऐसे ही जो विरेचन गुण है वो कैसे होंगे? सर रहेंगे, सूक्ष्म रहते हैं, सर रहते हैं, बाहर निकालने वाले होते हैं, तो ये उनके गुण हुए ना, तो गुण के कारण काम करते हैं, ऐसा कौन बोलते हैं? सुश्रुत बोलते हैं, ठीक है। अब जो आता है अलर्क विष में दोष, अलर्क विष जो रहता है उसमें कौन से दोष पाए गए हैं? तो अलर्क विष में क्या होता है? चरक ने त्रिदोषज बताया है, सुश्रुत ने वात कफज बताया, और ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है। वात कफज कौन बोलते हैं? सुश्रुत, और त्रिदोषज बोलते हैं चरक। तो याद रखना, अलर्क में वात और कफ मानते हैं, बहुत खराब। वात कफ कौन बोलते हैं? आपके सुश्रुत बोलते हैं, और त्रिदोषज सन्निपातज बोलते हैं चरक, ठीक है। अब अगला जो आता है, अगला टॉपिक है सम सन्निपातज अतिसार की चिकित्सा में। इस अतिसार में पहले वात की चिकित्सा चरक ने बताई है, पित्त की चिकित्सा सन्निपातज अतिसार में सुश्रुत ने बताई। अब इसमें ऐड करने वाली बात है, क्योंकि 3-4 चीज़ें हैं जो सेम होती हैं, तो वो क्या है? चरक ने क्या बोला है? चरक ने, याद रखिए, ट्रिक ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए, सन्निपातज मूत्रकृक्ष और अतिसार में, ठीक है, मूत्रकृक्ष और सन्निपातज अतिसार में चरक ने मूत्रकृक्ष और सन्निपातज अतिसार में वात स्थान अनुपूर्व चिकित्सा बताई है। कौन सी? वात स्थान अनुपूर्व चिकित्सा, वात स्थान अनुपूर्व चिकित्सा बताई। किसमें? मूत्रकृक्ष और अतिसार में। दोनों नीचे से निकलने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों अपने क्या है? आधारणीय वेग है, और दोनों वेस्ट मटेरियल जो रहते हैं। मूत्रकृक्ष, मूत्र आ रहा है, अतिसार में पोटी निकलती, अतिसार में पुरीस निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा? मूत्रकृक्ष और अतिसार में वात स्थान अनुपूर्व चिकित्सा, ठीक है। और एक हो जाता है सन्निपातज मदाक्त्य, चरक नहीं बताया है। और सन्निपातज ज्वर में कौन सी चिकित्सा बताई है? कफ स्थान अनुपूर्व चिकित्सा बताई है, कफ स्थान अनुपूर्व चिकित्सा बताई है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ये मैंने इस क्वेश्चन को इतनी बार देखा है ना, तो ये आया है ये क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट है, तो आई थिंक आप लोगों को। हाँ, अब अस्मरी के बारे में एक और चीज़ रखिए, यहाँ मैं ऊपर शुक्रज अस्मरी जो है ना, शुक्रज अस्मरी बालकों में नहीं होती, ऐसा कौन बोलते हैं? शुक्रज अस्मरी किसको नहीं होती? बालक को नहीं होती। किसके अनुसार? सुश्रुत ने बताया है, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट अपना रह गया था। यहाँ कंप्लीट होता है पेज नंबर 21, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। थैंक यू, है ना।